हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। इससे पहले लेक्चर में हमने एशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत पूरे का पूरा पढ़ के ख़त्म कर लिया था। उनसे रिलेटेड यानी कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते थे वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत पढ़ाने से पहले इससे पहले का कुछ इतिहास हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। यह प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया था 712 ईस्वी में और विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरबों ने आक्रमण किया था तो सिंध पर दाहिर का शासन हुआ करता था और अरबों के आक्रमण का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इसके बाद अगले आक्रमणकारी हुए थे मोहम्मद गजनबी। महमूद गजनबी के द्वारा भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया गया था। इसमें सबसे फेमस जो इसका आक्रमण था वो था सोमनाथ के मंदिर, जो इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। इसके बाद अगले आक्रमणकारी हुए मोहम्मद गोरी। गौर महमूद गजनबी के अधीन एक छोटा सा राज्य था और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का ही शासक बन गया। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था, वो भी मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो आज के टाइम का गुजरात है, इस पर किया था और यहाँ के शासक भीम द्वितीय थे और भीम द्वितीय ने गोरी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। तो चलिए मोहम्मद गोरी के द्वारा लड़े कुछ प्रमुख युद्ध देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी पृथ्वीराज चौहान रहे थे। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, परंतु इसमें विजयी गोरी रहता है। फिर इसके बाद लड़ते हैं चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। यह गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें विजयी गोरी रहता है। और यहीं तो चलिए अब शुरू होती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और सबसे अंतिम में पढ़ेंगे लोधी वंश। फिर इनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाम वंश। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर। और इसे लाख बख्श और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। 2.5 दिन के चौपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेनानायक था बख्तियार खिलजी, जिन्होंने पूरे के पूरे ज्ञान के भंडार को जला दिया था। कम से कम 3 महीनों तक यहाँ आग लगी रही थी। तो इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्य देखते हैं। तुर्क के चलगाही और इक्ता प्रणाली। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा इल्तुतमिश ने ही कराया था और इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इल्तुतमिश अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लेता है और गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को ही कहा गया है। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, पूछ लिया जाता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो वो भी इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश के बाद जो अगले शासक आते हैं वो होते हैं आराम शाह। नहीं, इससे पहले आते हैं वो, यानी ऐबक के बाद और इल्तुतमिश से पहले एक शासक थे आराम शाह। वो कुछ ज़्यादा कुछ अपने कार्य में शासन में कार्य करते नहीं हैं, बस जिनका नाम ही आराम शाह है तो वो काम क्या करेंगे। तो इल्तुतमिश के बाद आती है, इन्हीं की बेटी है रजिया सुल्तान। यह प्रथम महिला यानी कि मुस्लिम शासक महिला है जिन्होंने बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। यह पुरुषों की तरह खुले मुंह दरबार में आने लगी थी, जिससे वहाँ के अमीर इनसे नाराज़ हो गए और उन्होंने इसको गद्दी से उतार दिया
और इसके बाद जो अगले शासक बनते थे वो थे नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन बिताता था, और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ ही किया था। और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह है, ये बलबन को एक उपाधि देते हैं, यानी कि इसे उगलू खां की उपाधि देते हैं बलबन को, नसरुद्दीन शाह। पर बलबन के षड्यंत्र के कारण ये ज़्यादा समय तक रहते नहीं और अगला शासक बन जाते हैं बलबन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इनके द्वारा शुरू की गई चुर के चिलगाही का विनाश इन्होंने किया। सिजदा और पैबोस की प्रथा बलबन के समय में ही शुरू हुई। नवरोज का उत्सव और अपने विरोधियों के प्रति इन्होंने कठिन वो नीति अपनाई थी, लोहो एवं रक्त की नीति। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन इसी के दरबार में रहा करते थे। और गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था शम्मुद्दीन कैम्यूअर्स, ये सबसे अंतिम शासक थे। फिर इसके बाद शुरू होता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा यानी कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मारकर स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं, और इनके द्वारा कुछ कार्य ये किए जाते हैं, जैसे मूल नियंत्रण प्रणाली और सबसे ज़्यादा टैक्स खिलजी वंश में ही वसूला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किए गए अलाई का दरवाज़ा, सिरी का किला और जमत खान मस्जिद, हजार खंबा महल व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए इसने मूल नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। इन्होंने शरीर से मांस काटने का आदेश दे दिया था। गुप्तचर प्रणाली भी इसी के समय काल में शुरू हुई थी और सबसे फेमस थी इनकी गुप्तचर प्रणाली। इन्होंने गुप्तचर छोड़े हुए थे, जो कि बाजार सिस्टम, धोखाधड़ी, जो कुछ भी होता है उन सब की न्यूज़ अंदर महल में पहुंचा दिया करते थे राजा के पास। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए 2 कर थे। इनके द्वारा 2 कर लगाए गए, चराई कर और गड़ी कर। चराई कर वो था जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और गड़ी कर घर और झोंपड़ियों पर लगाया जाता था। खिलजी वंश एक ऐसा वंश था जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला गया था। मुबारक खिलजी जो अगले शासक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद, मुबारक खिलजी। इन्होंने अपने आप को खलीफा की उपाधि दी थी। और मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों की वस्त्र पहनकर आ जाता था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक थे खुसरो खां। खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां। इसके बाद शुरू होता है तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414 तक। तो चलिए शुरू करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और इनके सेनापति का नाम था जूना खां, जिन्होंने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जो इसके बाद अगले शासक आते हैं वो आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय की कुछ घटनाएं देख लेते हैं। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो मोरक्को से आए थे भारत, इसी के शासनकाल में आए थे, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है रहला, और इनके द्वारा कुछ और कार्य और कुछ वो किए गए कार्य। तो इनके द्वारा कार्य थे अमीर कोही, चमड़े के सिक्के भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए, जिसके कारण इन्हें पागल राजा भी कहा गया, और यह प्रथम सांकेतिक मुद्रा थी। इसी के शासनकाल में यानी कि दक्षिण भारत में दक्षिण की साइड हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना कर दी थी। विजयनगर मीन्स जीत का शहर, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो थे फिरोज तुगलक। इन्होंने सिर्फ एक ही कर लगाया, वो था सिंचाई कर, और इनके द्वारा 2 विभाग की स्थापना की गई, दीवान खैरत, दीवान बगदाद। दीवान खैरत में अनाथ मुस्लिम महिलाएं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए था, जबकि दीवान बगदाद दासों की देखभाल के लिए।
और सबसे ज़्यादा दासों की संख्या तुगलक के समय में ही थी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय में ही थे। फिरोज शाह यानी कि जो फिरोज तुगलक था वो पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जजिया कर मीन्स जो गैर मुस्लिम पर लगाया जाता है, तो इसीलिए फिरोज तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक था महमूद तुगलक। तो इसके बाद शुरू होता हमारा सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक। इस वंश में हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा डिटेल में, इसके सिर्फ संस्थापक और अंतिम शासक कौन है ये याद रखना। तो इस वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। और इस वंश के सबसे अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। अब आते हैं सबसे अंतिम में लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, जिन्होंने बहलोल सिक्के चलाए थे और अपने सरदारों को ये अली मकसद अली कहकर पुकारता था और अपने सरदारों के खड़े रहने पर भी खड़ा रहता था। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और भूमि को मापने के लिए जो प्रमाणिक पैमाने होते हैं ना, गजे सिकंदरी का प्रचलन, वो भी सिकंदर लोदी ने ही किया था। इस वंश का सबसे अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी, यानी कि जो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर जो है एक मुग़ल सेनापति है ये, और यहीं से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना शुरू होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।